नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। बातचीत के इस सिलसिले में हम कुछ हफ्तों के भीतर एक बार फिर अरविंद नेताम जी के साथ हैं। अरविंद नेताम भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने जीवन की शुरुआत इंदिरा गांधी के समय की थी। वे आदिवासी समाज के से निकलकर जाने वाले एक सबसे नौजवान नेता थे, जिसको उस वक्त इंदिरा गांधी की तरफ से महत्व मिला था। उनकी यादें भी इंदिरा गांधी की बहुत सी हैं। छत्तीसगढ़ के वे सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं, सबसे वरिष्ठ पदों पर रहने वाले, सबसे वरिष्ठ उम्र के लिहाज से, और आज भी सक्रिय हैं। इस बार उन्होंने तय किया है कि छत्तीसगढ़ के आने वाले विधानसभा चुनाव में सर्व आदिवासी समाज को एक राजनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, चुनाव में लोगों को उतारा जाएगा, इसलिए कि आज आदिवासी समाज के मुद्दे और राजनीतिक मुद्दे ये अलग नहीं रह गए हैं। आदिवासी समाज को इतने किस्म की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, बल्कि आप देख रहे हैं लगातार कि मणिपुर से लेकर छत्तीसगढ़ तक और देश के दूसरे हिस्सों तक आदिवासियों की क्या हालत है। उनके ऊपर एक तरफ मणिपुर जैसा खतरा मंडरा रहा है, जहां पूरा मानव संहार हो रहा है उनका, दूसरी तरफ उनके ऊपर समान नागरिक संहिता के खतरे मंडरा रहे हैं, तीसरी तरफ जो कारपोरेट वर्ल्ड है, जो कारोबारी हैं, जो खदान पर जिंदा लोग हैं, जो जल जंगल जमीन आदिवासी की जिंदगी की इन तमाम चीज़ों को कब्जा करने के चक्कर में हैं। ऐसे बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े औद्योगिक घराने, उनके निशाने पर भी आदिवासी हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़, जिसका एक बड़ा हिस्सा आदिवासी इलाका है, 30% से अधिक आदिवासी आबादी है, यहाँ पर तकरीबन 1/3 आदिवासी सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की। उनमें नेताम जी इस बार अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। वो प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं। हम उनसे कुछ हफ्ते पहले बहुत सी बातों पर चर्चा कर चुके थे, इसलिए मैं उसके आगे की चर्चा उनसे करने वाला हूं कि पिछली बातचीत के बाद से अभी तक इस 1-1.5 महीने में चुनाव की उनकी तैयारी कहां तक पहुंची है। नेताम जी, बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने समय निकाला, आप आए, बहुत अच्छा लगा। आपने एक मौका दिया दोबारा अपने विचार रखने का अपने चैनल में, तो इसके लिए भी बहुत आभारी हूँ आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमने पिछली बार जब बात की थी और बहुत लोगों ने उसको देखा था, और दिल्ली से नजीब जंग साहब ने उसको देखकर मुझको फ़ोन किया। उन्होंने मुझको कहा कि नेताम साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, और मुझको बहुत खुशी हुई देखकर। तो बहुत लोगों ने उसको देखा था हिंदुस्तान में जगह जगह। मैं अब खास छत्तीसगढ़ चुनाव की तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और आप भी बढ़ रहे हैं जी। आप अपने आप को उम्रदराज मानते हैं, लेकिन जितनी दौड़ भाग आप कर रहे हैं, पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, अब आपको क्या लग रहा है, जब चुनाव के गठबंधन धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, चल रहे हैं, तैयारियां तेज हो गई हैं पार्टीज़ की, आपको क्या लग रहा है सर्ववादी समाज और छत्तीसगढ़ का अगला विधानसभा चुनाव, इन दोनों के बीच में कैसी संभावना दिख रही है? देखिए सुनील जी, मैं व्यक्तिगत तौर से समाज को चुनावी राजनीति में ले जाने के पक्ष में कभी रहा नहीं, न आज भी हूँ जी। पर ऐसा लगता है कि इस देश में केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे आदिवासी समाज देश में हैं, उनके साथ कहीं न कहीं इंसाफ नहीं हो रहा है जी। उसका एक उदाहरण कह सकता हूँ कि बहुत से कानून बने हैं, संविधान में है, बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान में है, बहुत से अधिकार, ये सब चीज़ें हैं, पेशा कानून बना, और भी बहुत से कानून बने, उन कानूनों का उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक इसके विपरीत हो रहा है। ये चिंता का विषय है जी। और इसीलिए हमने छत्तीसगढ़ में अब ये सर्व आदिवासी 20-25 साल से अपनी सामाजिक आंदोलन के माध्यम से अपनी बात कहती रही है जी। पर सरकार में कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो आखिर हम लोगों ने समाज में ये सोचा भाई कि क्या करें, कहीं सुनवाई हो तब तो ठीक है, सुनवाई नहीं हो तो क्या करें। तब ये समाज में तय हुआ कि कहीं ना कहीं अब चुनावी राजनीति में उतरना चाहिए, इससे सिवाय और कोई विकल्प नहीं है समाज के सामने। इसलिए समाज ने ये तय किया और ये प्रयास है इस देश में, ये एक नया प्रयोग होगा कि अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए और जो
आदिवासी समाज कहीं न कहीं खतरा महसूस कर रहा है जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए, खास करके उदारीकरण के बाद जो स्थिति बन रही देश में, हम उसको भांप रहे हैं। उसको ध्यान में रख करके अब कल तक के तो हम थे कि भाई सरकार हमारी रक्षा करेगी, पर अब सरकार के भरोसे रहेंगे तो धोखे में रह जाएंगे। तो अब हम कह रहे हैं समाज को कि अब अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना चाहिए। इस देश में ये स्थिति पैदा हो गई है, इसीलिए ये चुनावी राजनीति में उतरने का पहला प्रयास होगा। ये एक प्रयोग है और हमारी राजनीति विशुद्ध राजनीति नहीं, हम समाज के आंदोलन को राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एहसास करा सकें सरकार में जो भी है, जो भी राजनीतिक दल है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, कि हमारी व्यथा को, हमारी भावनाओं को समझो। अगर नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं समाज अलग रास्ता अपनाएगा। हाँ, मैं एक चीज़ देख रहा था, एक आदिवासी नेता हैं नागपुर के, सतीश पेंदाम जी, जानता उनको हूँ। मैंने अभी इंटरव्यू किया। वो बिरसा ब्रिगेड और सर्व आदिवासी मंच ऐसे कुछ संगठनों के मुखिया भी हैं वो। उन्होंने मुझको कहा कि हिंदुस्तान की जो पैरामिलिट्री है उसका 60% हिस्सा आज आदिवासियों के खिलाफ खड़ा है, आदिवासियों के खिलाफ तैनात है, देश में जगह जगह आदिवासी इलाकों में तैनात है। मैं उसको सुनकर उनकी बात को हक्का बक्का रह गया। और मैं बस्तर के बारे में मैंने देखा कि बस्तर में जितने भी लोग हैं वो हैं तो आदिवासी मोर्चे पर ही तैनात हैं, सारा पैरामिलिट्री, सारी स्टेट की फोर्स, सब कुछ। इतनी हाई डेंसिटी है यहाँ। नॉर्थ ईस्ट में वैसे ही हैं और कुछ जगहों पर हैं, झारखंड में हैं, इन सब जगहों पर। तो ये लग रहा है कि आदिवासियों के खिलाफ एक किस्म से सशस्त्र मोर्चा भी चल रहा है, उनको बचाने के नाम पर चल रहा है, जो हकीकत में उनको कहीं कहीं पर मार भी रहा है, कहीं कहीं पर नक्सलियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच आदिवासी मर रहे हैं। तो जो आप बोल रहे हैं उसको मैं समझ सकता हूँ। और मैं खासकर मणिपुर को पिछले 3 महीने में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, उसको देखकर मैं बड़ा तकलीफ़ में भी हूँ। मणिपुर को देखकर उससे भी मुझको लग रहा है कि आदिवासी जो हैं उनको पूरी तरह से बेरहमी से ख़त्म करने की एक साजिश टुकड़े टुकड़े में, अलग अलग मिलीजुली, संगठित या अलग अलग मोर्चे पर अलग अलग चल रही है। तो जो आप बोल रहे हैं उस बात का एहसास मुझको पूरा है। मैं छत्तीसगढ़ चुनाव के संदर्भ में अगर इसको देखूं तो आपने पिछली बार ये कहा था कि करीब 50 सीटों पर सर्व आदिवासी समाज अपने उम्मीदवार खड़ा करने की सोच रहा है, जिसमें से 29 तो आदिवासी आरक्षित सीटें हैं। 20-21 सीटें ऐसी बनती हैं जिनमें आदिवासियों की पर्याप्त आबादी है। वहाँ पर भी आप आदिवासी या गैर आदिवासी सामान्य वर्ग के उम्मीदवार खड़ा करने का सोचेंगे। तो अभी कहाँ तक पहुँची है आपकी तैयारी, या कहाँ तक सोच रहे हैं आप अभी? नहीं सुनील जी, देखिए हमारा करीब करीब 3 राउंड पूरे प्रदेश का दौरा हो गया पूरी टीम के साथ में। और हर राउंड में हम अपनी अपनी तैयारी, जैसा होता है ना कि चुनाव के लेके, हालांकि हम लोग साधन विहीन हैं, गरीब समाज है, फिर भी सामाजिक आंदोलन को ध्यान में रख कर के हम समाज को यही महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई है, समाज की लड़ाई है और अस्तित्व की लड़ाई है। इसलिए इसको, वो जो राजनीति में जो चुनाव की जो दांव पेच होते हैं उसको अलग रखो, अलग करो, अपनी लड़ाई लड़ो। और उसी को ध्यान में रख करके हम काफ़ी तैयारी में हो गया है। और रिजर्व सीट का तो है ही, जनरल सीट का भी फोकस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उन इलाकों में जो हमारी काफ़ी आबादी है उनको एक आत्मविश्वास पैदा हो, नहीं तो उनकी कुछ पूछ परख उन इलाकों में होती नहीं। तो कम से कम इसी बहाने उन लोगों को एक एहसास हो कि भाई कि हम भी हैं, और राजनीतिक दल उस बात को एहसास करें कि इतनी संख्या में वोटर हैं तो इनको इग्नोर नहीं कर सकते, अनदेखी नहीं कर सकते। इसलिए भी इसको हम लगे हुए हैं कि जनरल सीट में भी लड़े। ये बतलाइए मुझको कि इन सीटों पर लड़ाई जो है ये मौजूदगी का एहसास कराने के लिए है, अस्तित्व को दिखाने के लिए है, या चुनाव जीतने के लिए भी है? नहीं, हमारा देखिए राजनीतिक गोल वो नहीं है कि हम जीतना है। हालांकि राजनीति चुनाव होता है जीतने के लिए करते हैं, एक थोड़ा सा हिस्सा है। हम लोग टोटल पॉलिटिकल एम नहीं, हमारा राजनीतिक लक्ष्य नहीं है।
हम तो सामाजिक आंदोलन के माध्यम से इस राज्य में एहसास कराना चाहते हैं राजनीतिक दलों को कि हमारे साथ ने जो भी कानून कायदे का अनदेखी मत करिए, उसके खिलाफ मत करिए, उसके खिलाफ ने ये मत करिए, ताकि समाज उससे द्वेलित हो रहा है। जल जंगल जमीन खतरे में है। और एक खास करके जैसा मैंने कहा ना कि 1991 में उदारीकरण जब आया तो हम भाप गए थे कि कहाँ तूफान आने वाला है आदिवासी इलाके में। इसीलिए पेशा कानून 1996 में पार्लियामेंट में हम लोगों ने बहुत मेहनत करके बनाया था और समाज में कोई एक अधिकार, एक ताकत देने की कोशिश किया गया था कि जल जंगल जमीन में सरकार के अलावा भी समाज को कुछ अधिकार रहे नियंत्रण करने का, ग्राम सभा के माध्यम से, और जिसको इस सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये बतलाइए मुझको, इस सरकार ने जो उसको शक्ल दी है कानून को, उसमें आदिवासी इलाकों के पेशा के तहत जो आदिवासी ग्राम सभाएं रहेगी, उनकी अनुमति सहमति को हटाकर उसको परामर्श कर दिया है। यानी पहले उनकी अनुमति जरूरी थी, सहमति जरूरी थी, उसको हटाकर अब उनसे परामर्श करना ये काफ़ी कर दिया गया है। तो इससे ज़्यादा डाइल्यूट करना और क्या हो सकता है? देखिए सुनील जी, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया है। हमारी शिकायत तो यही है। देखिए, जब पेशा कानून बनाने वालों में इन्हें गिने हम अभी जीवित हैं। हाँ। इस देश में। हाँ। और हमने जैसा मैंने कहा कि क्या तूफान आने वाला है, इन्हें लूट मार होने वाली है आदिवासी इलाके जल जंगल जमीन को लेकर के। हाँ। और सरकार और उद्योगपति मिलके लूटेंगे। हाँ। ये हम जानते थे उदारीकरण में। तो इसकी कुछ तो रक्षा किया जाए, ये कानून बनाया गया। उसी कानून को हमारे सामने ही अगर निष्क्रिय कर दिया जाए और पावर ख़त्म कर दिया जाए तो ये चिंता का विषय है। अब जंगल के भी कानून बदल रहे हैं। हाँ। तो ये जो तूफान आ गया है वो तो दिख रहा है, पर यही है कि हम समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। एक बात बतलाइए, आप इतनी सीटों पे चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, मान लीजिए कुछ सीटें या अधिक सीटें आप जीत कर भी आते हैं, आदिवासी समाज के लोग जीत कर भी आते हैं, और छत्तीसगढ़ में चूंकि छोटी विधानसभा है, 90 सीट की है, हो सकता है एक टक्कर की नौबत आ जाए दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में, और हो सकता है कि आपके जो विधायक रहें वो किसी एक पार्टी की सरकार डांवाडोल अगर नौबत है तो मदद करके किसी सरकार को समर्थन कर सकें। तो आप कांग्रेस और भाजपा में से किसके करीब पाएंगे अपने आप को? देखिए, आपने एक प्रश्न किया है। हमारी शिकायत तो दोनों पार्टी से है, क्योंकि भाजपा भी 15 साल रहा है इस राज्य में, और कांग्रेस ने तो जो भाजपा ने 15 साल में किया वो तो 5 साल में सरकार ने कर दिया। और हमारी यानी दुर्गति हुई है बहुत से मुद्दों को लेकर के, चिंता का विषय है। और हम तो समाज को जगाने के लिए कर रहे हैं इसको, और इसी बहाने जागेगा, और हाँ। कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाँ। तो आपने कहा कि जब ये दोनों पार्टी, हमारी शिकायत है जब ऐसा है कि जब वो स्थिति पैदा होगी, जब पुल आएगा, हाँ, तब पार करने का सोचेंगे कैसा का पार करना है वो देखेंगे। एक चीज़ मैं ये समझना चाहता हूँ, बस्तर के इलाके में अभी आदिवासी समुदाय के भीतर एक बड़ा टकराव चल रहा है। कुछ लोग उसमें से ईसाई हो रहे हैं, कुछ लोग हिंदू ताकतों के साथ चले गए हैं। इन दोनों के बीच एक टकराव चल रहा है, हिंदू और ईसाई के बीच। हो सकता है कई ऐसे आदिवासी हों जो इन दोनों तरफ नहीं गए होंगे। मैं आने वाले चुनाव को लेकर इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, धर्मांतरण को मैं व्यक्तिगत मानता हूँ, इसको बहुत ज़्यादा राजनीति के एंगल से मैं देखने की प्रयास कभी नहीं किया। पर दुर्भाग्य से इस देश में हो, इस प्रदेश में हो, हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देखने की आदत हो गई। धर्मांतरण भी उसी का एक हिस्सा है, और ये कोई अच्छी बात मैं समझता नहीं इसको। पर एक बात से मैं ये हूँ कि क्रिश्चियन मिशनरीज को घूम घूम के धर्मांतरण नहीं करना चाहिए। उनके चर्च के कैंपस में आए कोई हो तो हो जाए धर्म, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आखिर A.R. रहमान हिंदू सनातनी को छोड़ के इस्लाम किया, बिल्कुल। अब जो तो वो सही है, वो धर्मांतरण है उस टाइप के। तो ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हो सकते हैं, पर इस ढंग से
किसी धर्म में घूम घूम के प्रचार करने की आदत, ये परंपरा नहीं है, सिवाय क्रिश्चियन मिशनरीज में। तो ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ। जो होते हैं वो हो जाए, उसमें क्या है। लेकिन मैं इसको चुनावी नज़रिए से देखना चाहता हूँ कि वहाँ सर्व आदिवासी समाज का कैंडिडेट रहेगा, कांग्रेस का रहेगा, बीजेपी का रहेगा या रहेगी, जो भी रहे, इन तीनों के बीच में आदिवासी समाज के जो ये तीन तबके हो गए हैं, जो हिंदू ताकतों के साथ हैं, जो ईसाई हो गए हैं, या जो अभी तक खालिस आदिवासी बचे हुए हैं, इनका क्या रुख रहेगा, किसके लिए? यही तो सुनील जी टेस्टिंग टाइम है इस बार। देखिए, देश की राजनीति में पहली बार हो रहा है, एक प्रयोग कर रहे हैं, हम समाज को उतार रहे हैं। बेस हमारा आंदोलन है। इसके पहले कभी इस बेस कभी नहीं रहा, नहीं विशुद्ध रूप से राजनीतिक रहा है, खास करके बीजेपी और कांग्रेस। ये पहली बार होगा हम सामाजिक आंदोलन को, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं समाज। ये दूसरे प्रदेशों में भी आदिवासी इलाकों में नहीं हुआ था? नहीं हुआ, ऐसा नहीं, पहली बार हो रहा है। ये हम तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये टेस्टिंग टाइम है। हम देखेंगे कि समाज हमारी लड़ाई को, चाहे ये इस मत के मानने वाले हों, उस मत के मानने वाले है, तो दोनों की समस्या एक ही है। तो ये कैसे रिएक्ट करना है, ये देखने लायक होगा। यानी आपका ये मानना है कि चाहे कोई किसी धर्म में चले गए हों आदिवासी, उनके आदिवासी होने के अस्तित्व पे जो खतरा है वो बराबरी से कायम है। वो चाहे हिंदू ताकतों के साथ चले गए हों तो भी कायम है, चाहे ईसाई हों तो भी कायम है। ये कहना है आपका? यानी धर्म ने उनकी जिंदगी को कोई लीज दे दी हो, ऐसा नहीं है। नहीं, वो उतने ही खतरे में है जी। तो आज मणिपुर में क्या हो रहा है? हाँ, तो ये शर्मसार हो गया पूरा देश, दुनिया में इसकी थू-थू हो रही है। हाँ। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसको अब समाज में भी अब सोचने के लिए मजबूर हो रहा है। मैं एक बार फिर एकदम ठोस चुनावी मुद्दे पर आ रहा हूँ कि जो 50 सीटों पे आप लड़ने का सोच रहे हैं, उनमें से क्या उम्मीदवार आपको हर सीट के लिए मिलते दिख रहे हैं? रिजर्व सीट में तो मिल जाएंगे, मिल रहे हैं। हाँ। अब उसमें ये बात अलग है कि कुछ छोटे दलों के साथ भी हमारा तालमेल हो रहा है। अच्छा। तो उनके लिए भी हम स्पेस छोड़ेंगे। हाँ। जनरल सीट में जैसे मैंने कहा कि हम जगाने के लिए वहाँ आजमा रहे हैं। हाँ। ताकि वहाँ के समाज जागे। हाँ। तो ये जो जनरल सीट में है उसमें रिस्पांस अभी उतना अच्छा नहीं है जैसा ये रिजर्व सीट में है। हाँ। तो पर लगे हैं, क्योंकि जनरल सीट में हमारी जो समाज की जो सोच है, शायद अगर उनको दिमाग में अगर लगा कि भाई कि ये हमारे अस्तित्व के लिए है, इन इलाकों में जब कोई पूछता नहीं तो कम से कम इलेक्शन के बहाने पूछेंगे तो सही। राजनीतिक दल ये परिस्थिति पैदा करने की स्थिति में है। यानी अपना अस्तित्व रजिस्टर कर पाएंगे वहाँ पे, कर पाएंगे कि ये आदिवासी सर्व आदिवासी समाज के कैंडिडेट को इतने वोट मिले थे, तो एक सामाजिक राजनीतिक ताकत के रूप में अपने को स्थापित कर सकेंगे। जी। ऐसा आपको लगता है? आज जो छत्तीसगढ़ में जो दो पार्टियां आमने सामने हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इनका प्रदेश के आदिवासी मुद्दों को लेकर क्या रुख दिखता है? कोई बुनियादी फर्क दोनों में दिखता है कि नहीं है फर्क? मुझे तो अब वही पहले कहा ना कि दोनों पार्टी की सरकार हमने देखा है और दोनों पार्टी की सरकार के जो अनुभव है समाज को कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का ही है। और इसीलिए ये स्थिति पैदा हो गई ना कि हमको चुनाव में उतारने की स्थिति आ गई। नहीं तो क्यों हम चुनाव में लड़ते भाई? ये जिन छोटी पार्टियों का आपने जिक्र किया, इनमें कौन सी पार्टियां ऐसी है जिनसे बातचीत हो रही है या होगी? जैसे सीपीआई है, बीएसपी है, आपके गोंडवाना है, और एक दो और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा सरीके है, छोटे छोटे पार्टी है इसमें। बड़ी पार्टी से इनके तो विधायक पहले रहे हुए भी हैं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के। हाँ, 2 बार जनकलाल ठाकुर दो बार रहे विधायक उनके, मेरे ख्याल से डोंडी लोहारा राजहरा उस इलाके के कहीं के रहे हैं वो। ये बताइए, एक आम आदमी पार्टी नाम की एक पार्टी छत्तीसगढ़ में आकर बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, क्या लगता है आपको उनके साथ किसी तरह की बातचीत की संभावना है? क्योंकि गुजरात में इन्होंने आदिवासी इलाकों में काफ़ी वोट पाए, पता नहीं कैसे पाए हैं, क्यों इनको मिले हैं मुझको नहीं मालूम।
देखिए ये तो अब गुजरात का मैं ज़्यादा विश्लेषण किया नहीं हूँ, पर एक बात तो कह सकता हूँ कि गुजरात में जो भी आदिवासी की पार्टी रही है, इनके आने से वो ख़त्म हो गई। हाँ सत्यानाश हो गया। हाँ तो ये ऐसा भी ठीक नहीं है। हाँ, ये पैरासाइट बन के वहाँ पे वोट पा लिए उनका। हाँ बिल्कुल सही है। वहाँ की आदिवासी बिल्कुल, पार्टी के हाँ, साथ गठबंधन करके वो एक वो सीढ़ी समझ लिए ना। और वो सीढ़ी टूट गई। अब ये ऊपर चढ़ गए उतने परसेंट पे, 13% वोट पे, ऐसा हुआ। तो इनसे कोई बातचीत का सिलसिला आपका मेरे को सुनाई पड़ रहा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं देखो से इनके नेताओं से शुरू से मेरी उठना बैठना मिलना जुलना, क्योंकि वो लोग उत्सुक थे। जब शुरू आए स्टेट में तो हर से बात करते थे, ऐसा नहीं कि केवल हम ही से, सभी से बात करते रहते थे कि भाई समझने की कोशिश करते थे। तो बात होते तो हमने उसको हमको ये कहते भाई कि आप ज्वाइन करिए। ये अच्छा, आम आदमी पार्टी में आई है। हमने कहा भाई अब ये उम्र नहीं, हम ज्वाइन करेंगे नहीं, हम मूवमेंट में लगे हुए हैं। तो हम उसको ये कहते थे भाई मूवमेंट है, अब उसका कैसा उपयोग करोगे और उसका कैसा लाभ लोगे आप जानो। पर जब हमने खुद ही ये तय कर लिया कि भाई कब उतारना है, तो अब उन्होंने एक रास्ता तो बंद ही कर दिया कि हम, उन्होंने कहा कि हम सब सीटों में लड़ेंगे। अच्छा, तो फिर तो हमारा सारा लेकिन ये तो देखिए राजनीति में और चुनाव में ऐसी कई घोषणाएं होती हैं, रास्ते गठबंधन के इसके बाद निकलते हैं। शुरू में तो हर आदमी मसल फ्लेक्सिंग करता है इसी तरह से कि हम सभी सीटों पे लड़ेंगे। ऐसे ही घोषणा करते करते पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में, पिछले एक चुनाव में उत्तर प्रदेश में मायावती, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल के लड़े ही थे। तो ये तो रास्ते बाद में निकलते हैं। नहीं, पर हमारा तो ये है ना कि देखिए बुनियादी जो अंतर है कि वो अपना राजनीति के हिसाब से आ रहे हैं। हमारा तो विशुद्ध रूप से सामाजिक आंदोलन है। अब कितना मेल खाएगा नहीं खाएगा इसमें भी हमको शंका रहा है। आपने जिन छोटी पार्टियों का गिनाया उसमें जोगी कांग्रेस का नाम आपने नहीं लिया, तो उनके साथ कोई बातचीत नहीं है? बातचीत नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों है? जोगी तो पूरी जिंदगी कोर्ट में लड़ते रहे कि वो आदिवासी हैं, उनके विरोधी कहते रहे कि वो आदिवासी नहीं है। मेरे ख्याल से उनके गुजरने तक भी कोर्ट में ये मामला सेटल नहीं हो पाया। तो क्या वजह है कि वही एक मुद्दा है सुनील जी की जो समाज को थोड़ा सा सोचने में मजबूर कर दिया कि बड़ा मैंने कटु अनुभव है समाज को। ऐसा ये कैसा कटु अनुभव में? कटु अनुभव अब ये है कि भाई जो हम अदालत में मामला चलता रहा है, हमारे कहना है कि वो आदिवासी नहीं है और आदिवासी के हिसाब से आप कागज में जो भी सर्टिफिकेट हो उसके आधार पे होगा। तो दोनों फर्क है ना, दोनों में फर्क है। यानी बुनियादी रूप से आप उनको आदिवासी नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। एक मैं और चीज़ अभी इसी चर्चा में बोलना चाहता हूँ, कई लोगों को नहीं पता होगा इसलिए कि अजीत जोगी के साथ एक बड़ी विसंगति रही। वो पूरी ज़िंदगी आदिवासी साबित करने में कोर्ट में रहे, पूरा चलते रहा, ख़त्म हुआ नहीं वो सिलसिला कभी। दूसरी तरफ उनकी मेन फॉलोइंग जो है वो यहाँ के दलितों के बीच रही, सतनामी समाज के बीच वो ताकतवर रहे, लोकप्रिय रहे, सतनामी वोटों के ऊपर उनकी पकड़ बताई जाती रही। ये बड़ा विचित्र रहा कि सतनामी उनको अपना नेता मानते रहे और वो अपने आप को आदिवासी बतलाते रहे। ये मैं इस कंट्रास्ट को समझ नहीं पाया कभी। देखिए हम भी कोई बहुत ज़्यादा उसमें गए नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर से कह रहा हूँ और मैं उसको बहुत गंभीरता से भी नहीं लेता था। पर क्या होता है कि आपने जो बात कही, ये जो कहते हैं लोग, उनके फादर सतनामी थे, मदर आदिवासी थी, ये कहते हैं, हम तो जानते नहीं। तो इस देश में बाप की जाति चलता है, माता की जाति नहीं चलती हमारे इलाके में। नॉर्थ ईस्ट में कहीं मात्र सत्तात्मक कहीं पर है। तो यहाँ तो नहीं है ना, सेंट्रल कई समाज में नहीं है। तो वो एक बात थी जो गले से किसी भी आदिवासी समाज को गले से नहीं उतरी। तो इसीलिए एक बार पूरा का पूरा बस्तर इनका सफाया हो गया था जब सरकार गई उस वक्त। जो भी कारण हो, क्या है कि समाज इसको बड़ा गंभीरता से लिया, गंभीरता।
देखिए जो सही है सही है। अब बनावटी आधार पे कुछ करने कोशिश करोगे तो कोई भी समाज हो हाँ वो स्वीकार नहीं करता, ये हाँ। मेरा कहना है। हाँ, अब मैं लगे हाथों एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो मोदी ने शुरू की है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और लोगों का ये मानना है कि 2024 के चुनाव के पहले ही ये ध्रुवीकरण का एक एजेंडा इन्होंने शुरू किया है। आपको क्या लगता है कि आदिवासी इलाकों के लिए कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा आ सकता है क्या, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ साथ आदिवासियों पे भी लागू किया जा सकता हो? मैं दूसरे समाज या धर्म के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ। हाँ। मैं आदिवासी के देश के आदिवासी के बारे में कह सकता हूँ कि हम लोगों की कस्टमी लॉ बहुत मजबूत है। अच्छा, बहुत मजबूत है। इसीलिए संविधान में कहा गया है कि अगर सरकार के कानून बढ़ा कि कस्टमरी लॉ बढ़ा, हाँ तो संविधान कहता है आदिवासी का कस्टमरी लॉ बड़ा होता है। ठीक, ये बड़ा स्पष्ट है। हाँ। तो कहीं ना कहीं मजबूत है या ट्रेडिशनल। ये ना संविधान में ये स्पष्ट किया गया है कि अगर कानून और आदिवासी परंपराएं के बीच अगर के बीच अगर टकराव होगा तो आदिवासियों के संदर्भ में उन परंपराओं को ऊपर माना जाएगा। ये तो कोर्ट ने भी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी है। तो ये जो इतना स्ट्रांग है, और अगर उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाओगे तो यानी संविधान में जो व्यवस्था सब खत्म हो जाएगी। हमारी ट्रेडिशनल जो कस्टमरी लॉ है वो भी खत्म हो जाएगी। तो आखिर ये समाज इतना एडवांस नहीं है कि ये सबको आत्मसात कर ले कि बहुत हाई सोसाइटी वाले हों कि हाँ ये रिफॉर्म हो जाए, उसको स्वीकार कर ले। ऐसे रिफॉर्म की ज़रूरत भी क्या है? आदिवासी समाज को लेके तो कोई ऐसी समस्याएं भी नहीं हैं कि उनके कल्चर को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। देखिए अब इस देश में इतने विभिन्नताएं हैं। हाँ। अब पता नहीं इस भारत सरकार ने क्यों इसको, हालांकि संविधान में कहा गया है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड ने प्रयास किया जाएगा, पर जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटीज़ है, वो तो जो पिछला 21वां विधि आयोग जो था उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि आज न तो ये उचित है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, और न ही इसकी कोई ज़रूरत है। ये नेसेसिटी भी नहीं है ये, और न ही ये उचित है आज इसकी चर्चा करना। आज माहौल नहीं है ऐसा, ये कहा है 21वें विधि आयोग ने। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जो सुशील मोदी हैं, जो चेयरमैन है उसके, हाँ। जुडिशरी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के, उसने स्टेटमेंट पढ़ा हूँ कि हम शायद संभवतः आदिवासियों को इससे अलग रखेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट के लिए खासकर शायद कहा है, नॉर्थ ईस्ट के लिए, ट्राइबल के लिए। तो ये यूनिफॉर्म के बजाय तो ये अनयूनिफॉर्म ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट को आप अलग रख दोगे, आदिवासी अलग, बाकी अलग, ऐसा नहीं। ट्राइबल कम्युनिटी को ओवरऑल उसको इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से अलग रख दो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है समाज को। बाकी लोग अपना अब वो सरकार जाने और बाकी समाज जाने। हाँ। लेकिन आदिवासियों के ऊपर ऐसा कुछ इम्पोज करने के पक्ष में नहीं, दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, और विरोध होगा। और ये विरोध आपको लगता है जम कर हो सकता है? बिल्कुल जमकर। सारा आप बुनियाद को ही अब बदलना चाहोगे तो कैसे नहीं होगा भाई। अब ये कोई ऐसा एडवांस सोसाइटी थोड़ी है कि बिल्कुल फटाफट मान जाएगा। बहुत मुश्किल है समाज को समझाना। जी नेताम जी, मैं एक चीज़ को समझना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और भूपेश बघेल और इनके साथी ही वहाँ जाकर चुनाव संचालन कर रहे थे। वहाँ प्रियंका गांधी को जो एजेंडा दिया गया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये एजेंडा जो है कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने दिया था, और उसके तहत प्रियंका गांधी ने वहाँ पर 40% कैंडिडेट लड़कियों को और महिलाओं को बनाया था। आपको क्या लगता है कि राजनीतिक दल या सर्व आदिवासी समाज जो है, इसको महिलाओं को ऐसा एक आरक्षण खुद होकर देने की ज़रूरत है जब तक संविधान से सीटें आरक्षित नहीं होती? देखिए सुनील जी, राजनीति में बहुत व्यवहारिक होना चाहिए। यानी सैद्धांतिक सोच को लेकर के चलेंगे तो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अब जैसे सर्व आदिवासी समाज है, आज हमारी यानी महिलाओं में उतनी पैठ नहीं जमा सके क्योंकि नई मूवमेंट है ना, और हम सोचे भी नहीं थे। तो ये जो बात आप कह रहे हैं कि ये स्टेब्लिश पार्टी भी सफल नहीं हो सकी, कांग्रेस की जैसे आप कह रहे हैं यूपी में वो सफल नहीं हो सकी, तो
जो नई पार्टी है, छोटी पार्टी है, इसके लिए उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो महिलाओं की है, धीरे धीरे जागरूकता, अब ऐसा मैं कल मणिपुर के सिलसिले में जो बंद हुआ, हाँ, जगदलपुर से दो महिलाएं बहुत बढ़िया टीवी में बोल रही थी, आदिवासी महिला। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई कम से कम अपनी बात को इस ढंग से, तो ऐसे धीरे धीरे आता है। और ट्राइबल में तो थोड़ा सा और मैं नेताम जी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बस्तर की अधिकांश विधानसभा सीटें, लोकसभा सीट, जिला पंचायत, पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, इसमें कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां महिला जीत के ना आई हो। जब गांव-गांव में जो आरक्षित सीट है महिला के लिए, आदिवासी के लिए, वहाँ पे महिला कैंडिडेट मिल जाती है, पंच के लिए मिल जाती है, सरपंच के लिए मिल जाती है। आपने सांसद देखी हुई है, महिला सांसद छत्तीसगढ़ में आदिवासी, तो विधानसभा के लिए क्यों नहीं मिल सकती महिला कैंडिडेट? ये बहुत पुरुषवादी नजरिया नहीं है कि महिलाएं नहीं मिलेगी? नहीं, मैं नई पार्टी और पुरानी पार्टी के बीच में वो कर रहा हूँ। नहीं, मैं पार्टी से परे भी इसको जानना चाह रहा हूँ कि इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, क्योंकि संसद तो महिला आरक्षण पास करते दिख नहीं रही है। नहीं, देखिए, जैसा जैसा अब आएगी अब मौके, तो ऐसा नहीं कि ये महिला इसलिए देगा, पर उभर क्या है, जैसे गरियाबंद में है, हमारे पास एक महिला है जो जिला पंचायत का फायर ब्रांड है, तो हम उसको ऑफर कर रहे हैं। हालांकि वो दूसरे पार्टी से भी अटैच है वो उसकी, तो वैसे हम एक दो हैं हमारे नज़र में, ऐसा नहीं है, जो फायर ब्रांड है वो बोलते हैं अच्छा। तो मैं एक स्पेसिफिक केस है ये, पर एक इन जनरल अभी थोड़ा सा नई पार्टी के लिए, अदरवाइज अब राजनीतिक। चलिए, आप पुरानी पार्टियों के लिए बताइए, उनको देना चाहिए कि नहीं? 40%, 33% सीटें देना चाहिए कि नहीं महिलाओं को? सुनील जी, सबसे बड़ी बात जो होता है ना राजनीति में, बेरोजगारी की समस्या। यानी मर्द बेरोजगार हो जाएंगे, ये आशंका उनके ऊपर रहती है? हमेशा रहती है। कौन मर्द चाहेगा मैं राजनीति में बेरोजगार हूँ? मुझे बता दीजिए, आप तो पत्रकार है ना, पूछिए तो आपको लगता है संसद में जो महिला आरक्षण नहीं आ पाता है उसके पीछे भी ऐसा ही डर है मर्दों का? करीब करीब मेरा ऐसा है, करीब करीब मेरा भी ऐसी मानना है, क्योंकि कोई अपनी जो जागीरदारी छोड़ना नहीं चाहता। बपौती, जागीरदारी, मनौती तो शब्द नहीं है हमारे यहाँ की, माँ की विरासत हो, बपौती ही है बाप की विरासत, उस पर काबिज रहना चाहते हैं। और जहाँ स्थानीय संस्था के चुनाव में, म्युनिसिपल और पंचायत में महिला आरक्षण हो जाता है, तो वहाँ भी मर्द अपनी ही पत्नी को अपना नाम बीच में जोड़कर लड़वा लेते हैं, वार्ड मेंबर से लेके पंच सरपंच तक। इसीलिए सरपंच पति कहते हैं। इसलिए सरपंच पति कहते हैं। जिन लोगों ने मेरी इस बात को पहले नहीं सुना हो, इसलिए मैं थोड़ा आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पंच पति, सरपंच पति, विधायक पति, ऐसे कई किस्म के पति इन दिनों चर्चा में रहते हैं, सत्ता में जो काबिज रहते हैं वो। तो इसके बारे में दो नाम पहले से चले आ रहे थे कि पंचपति को पाप कहते हैं, सरपंच पति को सांप कहते हैं। तो मुझको किसी ने पूछा विधायक पति को क्या कहें? मैंने कहा विपत्ति कह सकते हैं। तो नेताम जी, आपसे कुछ मुद्दों पे बड़ी दिलचस्प बात अभी हुई। अगली बार हम ऊपर स्टूडियो बन रहा है तो उसके उद्घाटन के बाद आपसे फिर बात करेंगे, चुनाव के पहले। बिल्कुल। और आपसे हर बार बातचीत में कुछ न कुछ नई चीजें सीखने मिलती हैं। तो आपने समय निकाला उसके लिए बहुत धन्यवाद, और हम फिर मिलते हैं। बिल्कुल हम हाजिर रहेंगे, जब भी याद करिए। आपने अरविंद नेताम जी को सुना। अरविंद नेताम जी छत्तीसगढ़ के ऐसे अनोखे आदिवासी नेता हैं जिनका इंदिरा गांधी के समय से केंद्र सरकार का तजुर्बा रहा है। बड़ा तजुर्बा होता है ये। इस देश के इतिहास में जिन लोगों ने नेहरू के साथ काम किया, इंदिरा के साथ काम किया, वो तजुर्बा उनको बाद के किसी प्रधानमंत्री के साथ नहीं मिला है। नेताम जी का ऐसा तजुर्बा रहा है। आज शायद 80 साल की उम्र में वो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करते जा रहे हैं। प्रदेश के तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी को घूम के आदिवासी इलाकों पे वो कंसंट्रेट करना चाहते हैं। देखते हैं हम चुनाव के वक्त क्या माहौल रहता है, वे उम्मीदवार कितने खड़े कर पाते हैं, वे जीतते कितने हैं,
वे आदिवासी मुद्दों को कितनी तल्खी के साथ सामने रख पाते हैं। ऐसी बहुत सी बातें आने वाले दिनों में हमको देखने मिलेगी। फिलहाल ये वक्त है नमस्कार करने का, और आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक भी कीजिए अगर आपको अच्छे लगते हैं। लाइक ना कर सकें, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो नीचे टिप्पणी भी कीजिए। और हाँ, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, और अगर आप चौपहिया पे चलते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। ज़िंदगी इन्हीं से बचती है किसी हादसे की हालत में। हम चाहते हैं कि आप बरस दर बरस हमारे वीडियो देखते रहें। नमस्कार।